चलिए, आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे वेलफेयर की। हम लोग को फक्र होना चाहिए कि हम लोग सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, देश के लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम करते हैं, जो इतने बड़े संख्या 12 लाख 13 लाख एम्प्लॉइज को अभी भी इतने प्लान्ड वे में सब वेलफेयर की व्यवस्थाएं की हैं, जो एक अच्छी बात है। हालांकि जब वेलफेयर की बात होती है तो फिर एक बार LIC का स्लोगन क्या है बताएंगे? LIC का स्लोगन क्या है? जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। लेकिन जब LIC में कई बार लोग अपना जिंदगी के बाद क्लेम करने उनके डिपेंडेंट जाते हैं तो बड़ी असुविधा होती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि रेलवे ये कहता नहीं है, लेकिन अपने एम्प्लॉयज के लिए उनके ज्वाइनिंग के बाद से केवल उनके साथ नहीं, हर मौके पर उनको कोऑपरेट करता है और यहां तक कि जिंदगी के बाद भी उनके डिपेंडेंट्स जो हैं उनके लिए हर संभव प्रयास करता है। ये एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हम लोग जाते हैं, सबसे पहला प्लस पॉइंट है कि उसके लिए पास मिलता है। आप किसी भी रूट से ले सकते हैं, ये पास बेनिफिट है। ये पूरा जो वेलफेयर की आज हम लोग चर्चा करेंगे, यह इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल के चैप्टर अच्छा तो इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल के वॉल्यूम 1 के चैप्टर 22 में डिटेल बातें हैं। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहली बात है कि जब से रेलवे एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग होती है उसके बाद से जितनी उसके फैसिलिटीज हैं, जैसे उनके रहने के लिए क्वार्टर में सभी एम्प्लॉयज को उनके लेवल के हिसाब से क्वार्टर फैसिलिटीज मिलता है, और जहां क्वार्टर एमिनिटीज कम है, अगर एम्प्लॉय को वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाता है तो उनको उनके सिटी के हिसाब से, जिस सिटी में वो रहते हैं उसके हिसाब से HR मिल जाता है। जैसे आप जानते हैं कि X क्लास सिटी में 30%, Y क्लास में 20% और Z क्लास सिटीज में 10% अभी उनको HR मिलता है। ये सिटी का भी जो क्लासिफिकेशन होता है वो डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन। अगर किसी सिटी की जनसंख्या 5 लाख तक है या उससे कम है तो उसको Z क्लास में रखा जाता है। 5 लाख से 50 लाख तक जनसंख्या वाले सिटीज को Y क्लास में रखा जाता है और 50 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले सिटीज को X क्लास में कैटेगराइज किया गया है। ये क्वार्टर फैसिलिटी में भी या रिक्रूटमेंट के समय से ही जो रिजर्वेशन लॉ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो यह रिक्रूटमेंट के बाद ही प्रमोशन वगैरह हर व्यवस्थाओं में अपने स्टाफ को ये रिजर्वेशन रूल भी इंप्लीमेंट कराता है। और स्पेशली क्वार्टर के लिए भी हम लोग बात करेंगे तो जो SC ST कैंडिडेट्स को क्वार्टर का लगभग 10% इनके लिए रिजर्व रखता है ना। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो केवल क्वार्टर नहीं, आप देखेंगे कि मान लीजिए एम्प्लॉय का वर्क फील्ड है, वर्क फील्ड में हर तरीके की व्यवस्थाएं हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो वहां कैंटीन की व्यवस्था है, जहां भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जिस फैक्ट्री या जिस ऑर्गेनाइजेशन में 250 से ज्यादा होंगे वहां कैंटीन वगैरह की व्यवस्था है, ताकि स्टाफ अपने वर्किंग आवर्स के दौरान बीच में जाके रिफ्रेश हो सके। HOER की बात हम लोग जब करेंगे तो देखेंगे कि वहां भी एट ए स्ट्रेच 5 आवर्स काम नहीं होना है, बीच में ब्रेक होना है।
और उस ब्रेक का ड्यूरेशन आधा घंटे तक चलेगा, वो कंटिन्यूटी काउंट होता है। तो ऐसे कंडीशन में एम्प्लॉय थोड़ा सा जाके रिफ्रेश हो जाए और तब फुल एनर्जी से रेलवे का प्रोडक्शन को बढ़ाए। ये रेलवे ने व्यवस्था की है, तो इसके लिए कैंटीन की व्यवस्था है। ड्यूटी के बाद अगर आदमी थक जाता है तो रिक्रिएशन की भी पूरी व्यवस्था की गई है। जैसे रेलवे में हर बड़े शहरों में लगभग इंस्टीट्यूट की व्यवस्था है। इंस्टीट्यूट में इंडोर आउटडोर गेम्स की व्यवस्था है, बड़ा प्लेग्राउंड होता है, क्रिकेट बैडमिंटन हर तरीके के, फुटबॉल हर तरीके के खेल की व्यवस्था है। वहाँ एम्प्लॉय अपना इनरोलमेंट करा के और वो डेली उसका यूज कर सकेंगे। मतलब उनके हेल्थ के लिए जिम की व्यवस्था वहाँ होती है, डेली ड्यूटी के बाद वो खेल सकेंगे। तो इस तरीके से हेल्थ कॉन्शियस भी है रेलवे, और इसी हिसाब से उसने व्यवस्थाएं कर रखी है। वैसे ही अगर एम्प्लॉय की शादी वगैरह होती है तो शादी में अलग से आप जानते हैं, जैसे अगर नॉर्मल होटल वगैरह बुक किया जाए तो ये 50-60 हजार तक कॉस्ट आते हैं। और रेलवे ने अपने इंस्टीट्यूट्स जो खोले हैं उसमें कई जगह ये मैरिज सेरेमनी वगैरह के लिए वेल सेटल्ड प्लान है। यहाँ जो बाहर में अगर 50-60 हजार लगेगा वो यहाँ 10 हजार में हो जाएगा। तो एक मार्जिनल बेसिस में थोड़ा कम व्यय में, कम कॉस्ट में बढ़िया व्यवस्था मिल जाता है इंस्टीट्यूट वगैरह में। इसमें केवल शादी वगैरह ही नहीं, छोटा कोई भी प्रोग्राम रेलवे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइज कर सकेगा और वो इसको बुक करा सकेगा। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूट की बात हो गई। अब शादी विवाह हो जाएगा तो मान लीजिए एम्प्लॉय कहीं घूमने जाएगा। घूमने के लिए वहां हॉलीडे होम वगैरह की व्यवस्था रेलवे कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से है। लगभग हर बड़े शहरों में ऐसे हॉलीडे होम मिलेंगे आपको। और हॉलीडे होम के अलावा भी आप देखेंगे कि अभी तो ई संपदा द्वारा सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑनलाइन काफी नॉमिनल 300 रुपए 500 रुपए में तो अच्छा होटल वगैरह वहाँ बुकिंग हो जाती है ई संपदा के थ्रू। तो ये भी व्यवस्था है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जैसे घूमने जाते हैं तो हॉलीडे होम वगैरह में केवल रहने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि वहाँ कुकिंग वगैरह की भी पूरी व्यवस्थाएं होती हैं। आप अगर चाहें तो रॉ मटेरियल्स लाके कुकिंग वगैरह भी करवा सकते हैं वहाँ। तो इस तरीके से बाहर घूमने की बात हो गई। अच्छा, एम्प्लॉय केवल ड्यूटी ही नहीं करेगा, बल्कि बीच में रिफ्रेश होने के लिए रेलवे यह समझता है कि एम्प्लॉय को रिफ्रेश होना है, साथ ही वो सोशल एनिमल है, सोसाइटी मेंटेन करना है, अपनी आवश्यकताएं, परिवार की आवश्यकताएं, समाज की आवश्यकताएं। इसलिए अलग अलग छुट्टियों की व्यवस्था है। आप जानते हैं कि अलग 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 तरीके से CL, NAP, मैटरनिटी, पैटर्निटी, ये जो स्टडी लीव वगैरह सब व्यवस्थाएं रेलवे ने प्लान में किया है। इसकी चर्चा हम लोग बिल्कुल में बाद में करेंगे। तो इस तरीके से अगर घूमने कहीं जाना है तो उसमें छुट्टियों की व्यवस्था है। स्पेशली आप देखेंगे कि अगर योग वगैरह का भी अगर सेशन कहीं इनरोल होता है तो उसमें के लिए भी ड्यूटी से स्पेयर किया जाता है, और वो भी बिना मतलब वो स्पेशल सेशन ट्रीट किया जाता है, जिसमें छुट्टी वगैरह भी अब अलग से पास वगैरह सब व्यवस्थाएं उसमें होती है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि रेलवे हर तरीके से स्टाफ को कोऑपरेट करता है। यहाँ एम्प्लॉय अगर काम करते करते थक जाता है तो उनके लिए बीच बीच में, जैसे स्पेशली मैं बात करूंगा साउथ ईस्टर्न रेलवे में, ये PCPO जब से महुआ वर्मा जी हैं तब से मैंने देखा है कि ये स्टाफ के लिए कैंप वगैरह की, हॉलीडे कैंप वगैरह की अलग विशेष व्यवस्था हो रही है, जहां रेलवे एम्प्लॉय का, हालांकि सबको नहीं भेजा जा सकता है, लेकिन ये बीच बीच में आप देखेंगे
स्टाफ के लिए हॉलिडे कैंप लगाए जाते हैं अच्छी जगहों पे, ऊटी या फिर उधर गोवा या फिर दार्जिलिंग, अलग अलग जगहों पे ये कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं। और इसमें जो सेलेक्टेड लोग होते हैं सबको प्रायोरिटी, जो सीनियर्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। और इस तरीके से उनका प्रयास ये होता है कि स्टाफ अपने ड्यूटी के छड़ों से बाहर जाके घूम घूम के रिफ्रेश होके आए और तब पूरी एनर्जी से वो फिर दोबारा काम कर सके। इसके लिए आप देखेंगे कि ये जो कैब बुक होते हैं उसमें कोई बड़ा रिसोर्ट वगैरह पूरा रेलवे बुक कर लेता है, उसमें केवल एम्प्लॉय होते हैं। और एम्प्लॉय के लिए अलग अलग, जैसे फीमेल्स एम्प्लॉय या मेल एम्प्लॉय, उनका अलग अलग टीम रहता है। और उसमें उसी अनुरूप उनके वेलफेयर इंस्पेक्टर्स भी होते हैं। वो लोग जाके स्टाफ के हर व्यवस्था, हर रिक्रिएशन की व्यवस्था वहां वो लोग पहले से करते हैं। इसके लिए भी एम्प्लॉय को कोई कॉस्ट नहीं देना होता है, बल्कि ये सब एसबीएफ फंड से एसबीएफ से आता है, स्टाफ बेनिफिट फंड। आप जानते हैं कि जो स्टाफ बेनिफिट फंड है उसका पैसा कहां से आता है? तो जब भी बजट शुरू होने के पहले, किसी भी फिनेंशियल ईयर के पहले ही, माने 1 अप्रैल इन एवरी ईयर, रेलवे अपने रेवेन्यू के तहत, रेवेन्यू से 800 पर कैपिटा, माने जितना स्टाफ स्ट्रेंथ रहेगा ऑन द लास्ट डे, मीन्स 31 ऑफ मार्च, है ना, तो मार्च के लास्ट तक जो भी स्ट्रेंथ रहेगा उसके आधार पे पर कैपिटा वो 1 अप्रैल को 800 करके स्टाफ बेनिफिट फंड में दे देती है। और जितनी खर्चाएं होती हैं वो एसपीएफ से होती है। एसबीएफ का जो चेयरमैन होती है वो पीसीपीओ होते हैं, पदेन बाई पोस्ट, और उनके देख रेख में ये सब एसबीएफ का काम चलता है। तो हम लोग जो कैंप की बात कर रहे थे, इस कैंप में भी कोई बड़ा सा रिसोर्ट बुक कर लिया गया, वहां रहने का, खाने का, आने जाने का हर व्यवस्था रेलवे की तरफ से होता है। और उसमें एम्प्लॉय फ्री होके थोड़ा सा ड्यूटी के से अलग विरत अपना प्राइवेट लाइफ एंजॉय कर पाते हैं और इंटरटेन कर पाते हैं पूरे इस कैंप को। तो ये स्टाफ के लिए हो गया। कई बार इसी तरीके से हमने जो देखा है, आप लोग भी इसको ध्यान दिए होंगे कि फैमिली कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। मतलब एम्प्लॉय विथ स्पाउस एंड चिल्ड्रंस, 2 चिल्ड्रंस इसमें अलाउड होते हैं। तो मतलब मैक्सिमम 4 नंबर्स ऐसे फैमिलीज का एक ग्रुप होता है, वो भी हॉलिडे कैंप के लिए भेजा जाता है। और वहाँ भी अलग अलग जगहों के लिए नॉमिनेशंस होते हैं। जो सेलेक्टेड लोग जाते हैं उनको वहाँ हर व्यवस्थाएं, जैसा अभी हम लोगों ने चर्चा किया, एक उनको हर तरीके का रहने का, आने जाने का, खाने पीने का सब व्यवस्था टाइमली, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब कुछ टाइम ऑर्गेनाइज होता है। और ये पूरे उसके माइन्यूट्स पहले से तैयार होते हैं कि कहाँ नाश्ता होगा, किस होटल में कहाँ खाना होगा, कितने बजे लंच होगा, ये सब कुछ प्लान वे में, कहाँ घूमने जाना है, कब जाना है, गाड़ी वहां कितने बजे पहुंचेगी, कब रिटर्न होगी, तो पूरा प्लान वे में स्टाफ के इंटरटेनमेंट की इसमें व्यवस्था की जाती है। तो ये स्टाफ रिक्रिएशन हो गया, फैमिली रिक्रिएशन हो गया। और इसके अलावा आप कई बार देखेंगे चिल्ड्रंस कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। चिल्ड्रंस, जैसा कि विदित है कि जैसे हम लोग अपने सर्किल में फ्री होते हैं, एंजॉय करते हैं, महिलाएं अपने ग्रुप में एंजॉय करती हैं, वैसे ही बच्चे भी बच्चों के बीच अपने को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। और इसीलिए जब चिल्ड्रंस कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं वहां किसी गार्जियन का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, केवल बच्चे अलाउड होते हैं। और वो बच्चे हर एज ग्रुप के वहां पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और जो सेलेक्टेड लोग होते हैं उनके लिए भी वैसे ही रिसोर्ट वगैरह बुक किया जाता है। उसमें एक रूम में 2 या 3 ऐसे करके बच्चे उसमें रखे जाते हैं। और ये बच्चे उस दौरान पूरा फ्री रहते हैं। हाँ, हालांकि मोबाइल और गैजेट्स उनको अलाउड नहीं होते हैं।
अभी जो लास्ट ईयर मैंने भी देखा, उसमें मोबाइल्स गैजेट बिल्कुल अलाउड नहीं है बच्चों के लिए। और उनको ये जो वेलफेयर इंस्पेक्टर्स हर ग्रुप वाइज पहले से नॉमिनेट रहते हैं, वो पूरा प्लान बना के कि बच्चे कैसे बेटर इंटरटेन कर पाए, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज, कुछ ये ड्राइंग वगैरह का कंपटीशन उनके बीच ऑर्गेनाइज करना, कुछ सिंगिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना, कुछ जीके जीएस का प्रोग्राम करना, और कुछ अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो बजा पाते हैं वो इंस्ट्रूमेंट के माने उसमें कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना। कुल मिला के उनका उनका लक्ष्य जो होता है कि 2-3 दिन के जो चिल्ड्रंस कैंप होंगे उसमें बच्चे फुल एंजॉय कर पाए अपने ग्रुप के साथ। तो इस तरीके से स्टाफ के हर रिक्रिएशन की व्यवस्था रेलवे करता है। स्टाफ के बच्चों के लिए स्पेशली जो पढ़ेंगे अभी, एल्डेस्ट 2 सन्स या एल्डेस्ट 2 चिल्ड्रन को ये सीईए मिलता है। हालांकि सीईए के केस में चाइल्ड एजुकेशन, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस जो होता है, उसमें यह व्यवस्था है कि कोई भी लड़का, कोई भी बच्चा जो एम्प्लॉय का वार्ड है, वो कहीं भी पढ़ाई कर रहा है, ऐसे केस में उनको 2813 रुपए 2813 मतलब 2812.50 ये करके लगभग ईयरली 33,750 ये हो जाते हैं। तो ये हम लोग को एट द एंड ऑफ द सेशन ये अमाउंट मिल जाता है ना। तो पहले कहीं भी आप बच्चे को पढ़ाइए, कोई रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए, वहां अगर आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो ये 2850 मतलब 2813 रुपीज, ये सोचिए पर मंथ आपके अकाउंट में रेलवे की तरफ से आ जाता है। अगर फिजिकली चैलेंज्ड कोई बच्चा है तो उनके लिए जस्ट इसका डबल मतलब 5625 रुपीज पर मंथ उनके स्टाफ को पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है। और जो हॉस्टल में बोर्डिंग वाला है, हॉस्टल के लिए यह सिस्टम है कि अगर रेजिडेंस से 50 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूरी पे आपका लड़का कहीं हॉस्टल में, बोर्डिंग स्कूल में कहीं एडमिट है, तो बच्चे की पढ़ाई के साथ हॉस्टल में रहने की भी व्यवस्था है, वो अलग से दी जाती है। और इसके लिए 8439 पर मंथ, उसके हिसाब से लगभग ये 1,12,50 रुपए होते हैं। तो ये पर एनम के हिसाब से उनको मिल जाता है जो लोग हॉस्टल में बच्चों को रखते हैं। जो बच्चे मतलब जो हॉस्टलर्स के लिए ये सीए भी जो 2812 रुपए है, और उसके साथ साथ ये जो हॉस्टल चार्ज है वो दोनों एक साथ मिल जाता है। हाँ, जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है उनके लिए हॉस्टल का अलग से रेट नहीं है, माने उसमें बढ़ा के नहीं है। उनके लिए माने एजुकेशन के लिए 5625 पर मंथ मिलता है, और हॉस्टल दोनों के लिए सेम है, 8439 रुपीज है। हाँ, एक ध्यान देने की बात है कि जो एम्प्लॉय अगर फिजिकली चैलेंज्ड है, उनको अगर उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए उनको अलग से थोड़ा बढ़ा के, ये जो 2813 है इसकी जगह पे मतलब उनको अलग से एम्प्लॉय को 3715 रुपीज पर मंथ मिलते हैं। क्योंकि एक्चुअली ये दिक्कत है, जो लोग फिजिकली चैलेंज्ड हैं उनको बच्चे के लालन पालन के लिए अलग से कोई बाई वगैरह रखना पड़ता है काम करने के लिए, तो उनके लिए अलग से ये 3750 है बच्चे के व्यवस्था के अलावा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो दिव्यांग एम्प्लॉई हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है। और एक और इसमें ध्यान रखेंगे कि रेलवे ने अपने स्टाफ का इतना ध्यान रखा है कि अगर किसी स्टाफ का डेथ हो जाता है तो डेथ के बाद भी अगर उनके वार्ड का कहीं अभी रेलवे जॉब नहीं दे सका अभी तक, मतलब जो सिस्टम में डिटेंशन के दौरान बच्चे को नहीं झेलना पड़े, तो उस दौरान भी सीए उस सेशन के लिए कंटिन्यू रहेगा। मतलब जब तक
एम्प्लॉय के डिपेंडेंट के किसी नौकरी नहीं हो जाती है, तब तक ये सीए में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा। या फिर किसी को अगर रेलवे रिमूवल या डिसमिसल का केस होता है, सस्पेंशन का केस होता है, ऐसे कंडीशन में भी रेलवे ने उसको हटा भी दिया, लेकिन फिर भी उस एकेडमिक ईयर के लिए उनको ये व्यवस्थाएं कंटिन्यू रहेंगी, मतलब उनको सीए उस एकेडमिक ईयर के लिए मिलेगा। लेकिन डेथ के केस में ये जब तक एम्प्लॉय के डिपेंडेंट का जॉब नहीं हो जाएगा तब तक ये पैसा उनको मिलते रहेगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई लगभग। अच्छा, अगर जो हम लोग बात कर रहे थे कि जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, तो रेलवे इस मामले में बहुत सेंसिटिव है। वो लाइफ के दौरान जो व्यवस्थाएं देता है, अगर एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है तो भी वो परिवार को अकेले नहीं छोड़ता है, और वहां भी उनके लिए पेंशन की व्यवस्था, मतलब वार्ड के लिए, स्पाउस के लिए, और डिपेंडेंट के लिए स्पाउस अगर चाहे तो बच्चों को भी दिया सकता है, किसी भी डिपेंडेंट को, डिपेंडेंट के लिए नौकरी वगैरह की व्यवस्था सब रेलवे करता है। तो ये पूरी पूरी अक्षरशः लागू होता है कि केवल हम इन लोगों का ध्यान नहीं रखता है, बल्कि डेथ के टाइम में ये बहुत बड़ी एक बात है कि डेथ एट द टाइम ऑफ डेथ, तुरंत जैसे इंफॉर्मेशन मिलता है, वहां फ्यूनरल ग्रांट एक अलग से, जो भी वहां के वेलफेयर इंस्पेक्टर होते हैं वो 10,000 जाके परिवार के जिम्मेवार आदमी को कैश दे आते हैं। ठीक है, कि फ्यूनरल एक्टिविटी, मान लीजिए सबके घर की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, तो ये जो अंत्येष्टि की का जो खर्च होता है वो कम से कम, इसमें किसी को कुछ कहीं से खोजना ना पड़े, तो कैश अमाउंट ये ले जाके 10,000 तुरंत दे दिया जाता है। हालांकि एक और एसबीएफ फंड से इमीडिएट रिलीफ सेटलमेंट ड्यूज के तहत ये बाद में हालांकि काट लिया जाता है, लेकिन 15,000 तुरंत ये भी कैश दिया जाता है कि एम्प्लॉय की और व्यवस्थाएं कम से कम हो सके। तो इसमें जो ये 15,000 दिया गया, ये बाद में उनके सेटलमेंट ड्यूज से उसको डिडक्ट कर लिया जाता है, लेकिन जो फ्यूनरल कॉस्ट दिया जाता है फ्यूनरल पर्पस के लिए स्पेशली 10,000, वो नॉन रिफंडेबल है। तो इस तरीके से हर व्यवस्थाएं रेलवे करता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है, कुछ डाटा, जैसे अगर किसी फैक्ट्री के अंतर्गत या वर्कप्लेस पे फीमेल एम्प्लॉय की संख्या 30 या उससे ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में रेलवे क्रेच की भी व्यवस्था रखता है। ये फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत ही भी है कि वहां रखना ही है क्रेच। तो ये यहाँ तो मतलब मैंडेटरी है, लेकिन इसके अलावा भी रेलवे क्रेचेज रखता है अपने एम्प्लॉइज, फीमेल एम्प्लॉइज के लिए, जहां ड्यूटी के दौरान जो छोटे बच्चे हैं, 5-6 साल के छोटे बच्चे को वहां रख सके, बच्चे उनके फ्री वहां रह सके, और ड्यूटी के बाद जब वो लोग आएंगे तो फिर उसको लेके घर जाएंगे। मतलब ड्यूटी के पहले आके वहां सबमिट कर दिया और फिर जाने के टाइम में लेके आएंगे। इस दौरान पूरी जो देख रेख होती है उसके लिए वहां स्टाफ डिप्लॉय होता है। ये जितना बिल्डिंग वगैरह उसके लिए होगा वो सब रेलवे देती है, और जो एम्प्लॉय जो देख रेख के लिए डिप्यूट होता है वो कुछ उसको नॉमिनल कुछ अमाउंट देना पड़ता है। और इसके तहत जो वहाँ जो वर्किंग एम्प्लॉय हैं, जो लोग अपने बच्चे को क्रेच में डालते हैं, उनसे एक नॉमिनल कॉस्ट कुछ लिया जाता है। तो इस तरीके से ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है कि जो वर्किंग एम्प्लॉय है वो भी अपने बच्चे को वहां रख सके, और उस दौरान बच्चे की खाना पीने की व्यवस्था, उनके कुछ मतलब कोई अव्यवस्था ना हो, वो सब देखभाल के लिए एम्प्लॉय बनाता है। तो क्रेच की बात हो गई। और एम्प्लॉय जहां भी 150 से ज्यादा रहेंगे वहां एक फर्स्ट एड बॉक्स का होना आवश्यक है। और अगर जैसा हम लोगों ने पहले ही कहा कि एम्प्लॉइज की संख्या 250 से ज्यादा होगी तो वहां कैंटीन की व्यवस्था होगी। 500 से ज्यादा अगर एम्प्लॉय होंगे तो वहां वेलफेयर ऑफिसर का डिप्यूटेशन होगा, और 500 से ज्यादा एम्प्लॉय होने पर उस ऑर्गेनाइजेशन में
एम्बुलेंस की भी व्यवस्था होनी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। रेलवे हर तरीके से अपने स्टाफ को मोटिवेट करता है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो ग्रीवांस रिड्रेसल की है। सबसे बड़ी बात है कि कहीं तो किसी के यहाँ मतलब किसी की को असंतुष्टि ना हो किसी तरीके की, इसके लिए आप देखेंगे कि जो रेलवे ने अपने ग्रीवांस सेल को भी काफी अपडेट करके रखा है। जैसे पब्लिक के लिए उसने रेलवे मदद ऐप बनाया है, वैसे ही हालांकि पब्लिक के लिए सिटीग्राम भी है, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। लेकिन इसमें अगर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंटल कुछ केस नहीं है तो सिटीग्राम में एम्प्लॉय भी कंप्लेन कर सकता है दूसरी और व्यवस्थाओं के लिए। लेकिन जो डिपार्टमेंटल केसेज होते हैं उसका डिपार्टमेंटल ही इंक्वायरी होता है। तो लेकिन रेलवे ने अपने एम्प्लॉयज के ग्रीवांस के लिए स्पेशली ऑनलाइन पोर्टल जो रखा है वो निवारण पोर्टल। निवारण पोर्टल में आप अपने किसी भी ग्रीवांस को रख सकेंगे, उसमें क्विक एक्शन होता है, उसकी भी मॉनिटरिंग होती है। और जो स्पेशली ऑफलाइन में अगर किसी का कुछ ग्रीवांस होता है तो बीच बीच में वेलफेयर इंस्पेक्टर जाते हैं, वो पूरे अगर बीच बीच में कैंप लगते हैं जिसमें वेलफेयर इंस्पेक्टर डिप्यूट होते हैं और एम्प्लॉय जाके अपनी समस्याओं को वहां कहता है और उनका क्या सॉल्यूशन हुआ, उन पर क्या एक्शन हुआ, ये सब कुछ रिटेन में पर्सनल ऑफिसर्स बाद में उसको इन्फॉर्म करते हैं। तो ये वेलफेयर इंस्पेक्टर की बात होगी। वैसे ही डिविजनल लेवल में या वर्कशॉप लेवल में जो सीनियर डीपीओ हैं या डब्ल्यूपीओ हैं, इन लोगों का कुछ टाइमिंग्स फिक्स होता है। वीकली स्टाफ जाके उनसे मिल सकेंगे, अपने ग्रीवांसेस को कह सकेंगे। और स्पेशली कहीं भी किसी भी डिवीजन के जो सबसे बड़े बॉस हैं डीआरएम साहब, ये डीआरएम सर भी ग्रीवांस के लिए इनका टाइम फिक्स होता है। वीकली एक डेट फिक्स होता है, उसमें टाइमिंग्स रहती है, उसमें जाके किसी का भी अगर कोई ग्रीवांस है तो वो जाके वहां रख सकता है। तो इस तरीके से वेलफेयर की हर व्यवस्थाएं हैं। हॉलीडे होम वगैरह की व्यवस्थाएं हम लोग को हैं जो बुकिंग। अच्छा, हॉलीडे होम के अलावा अगर आप देखिए तो उसमें जो जिनकी तबीयत वगैरह खराब होती है, जो एम्प्लॉय अगर मान लीजिए कहीं तबीयत खराब है किसी की, तो उनके लिए भी अलग से रूम वगैरह उसमें दिए जाते, मतलब अलग से व्यवस्थाएं होती हैं जहां वीकली 2 बार डॉक्टर्स की भी विजिट होती है, ताकि अगर कुछ असुविधा है, हेल्थ का प्रॉब्लम है तो उसको ठीक किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेलफेयर के जितने मतलब ये काफी एडवांस वे में रेलवे ने अपने एम्प्लॉयज के लिए हर तरीके से वेलफेयर की व्यवस्था की है। तो हम लोग यही इस सेशन को एंड करते हैं। तो रुकिए, जो हम लोगों ने चर्चाएं की एक बार और इसको ब्रीफ कर लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके पास, आपके साथ। सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? अच्छा, तो यहाँ देखिए, जो हम लोगों ने ब्रीफली इनको याद रखने के लिए आप हम लोगों ने जो चर्चाएं की डिफरेंट वेलफेयर स्कीम के तहत, प्रोविजंस ऑफ रेलवे इंस्टीट्यूट एंड क्लब्स, ये क्लब और इंस्टीट्यूट हम लोगों ने डिटेल बात कर ली। स्कूलिंग फैसिलिटीज, माने हर एम्प्लॉय का बच्चा बेहतर स्कूल में पढ़े, इसके लिए रेलवे ने अपना व्यवस्था किया। जैसे रेलवे के अपने इंस्टीट्यूट भी हैं, रेलवे हाई स्कूल, सेकेंडरी हाई स्कूल, ये हर जगह लगभग रेलवे ने अपना खुद का खोल रखा है, प्राइमरी प्री प्राइमरी वगैरह भी। और उसमें अगर एम्प्लॉय को आवश्यकता लगती है तो उसमें अपने बच्चों को पढ़ाए, वहां पूरा फ्री एजुकेशन है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं हम दूसरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, तो एम्प्लॉय के लिए वो व्यवस्था, जैसा अभी हम लोगों ने सीए में डिटेल कहा, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस उनको दिया जाएगा। वो कहीं भी स्कूल, जो भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है, उसमें अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। और इसके लिए उनको सीए मिल जाएगा। जैसे हम लोगों ने चर्चा किया था कि 2812.50 रुपये, मतलब 2813 रुपीज पर मंथ नॉर्मल स्कूलिंग के लिए। जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है उनके लिए यह जस्ट इसका डबल है, 5625 रुपीज। और जो हॉस्टल में अपने बच्चों को रखते हैं उनका 8439 रुपीज अप्रॉक्स ये उनको पर मंथ मिलता है। अच्छा, एक और बड़ी बात है कि जो
मतलब जो जहां चाहे अपने बच्चे को वहां पढ़ाए, रेलवे अकॉर्डिंगली उनको अलाउंसेस सब दे देती है। दूसरी, अगर ये जो स्पोर्टिंग एक्टिविटी की बात हम लोगों ने की कि ये इंस्टीट्यूट वगैरह में हर जगह है, जो अच्छा, हर ऑर्गेनाइजेशन में भी बीच बीच में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, डिविजनल लेवल पे, जोनल लेवल पे। जो डिविजनल लेवल में क्वालिफाई करते हैं वो जोनल लेवल में जाते हैं, जोनल लेवल वाले नेशनल लेवल पे जाते हैं। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए भी रेलवे ने बड़ा एक प्लान वे में अच्छा व्यवस्था किया है। हालांकि इसमें जो क्वालिटीज होती हैं, जो नॉर्मल एम्प्लॉय में भी जो स्पोर्ट्स वगैरह अच्छे लोग हैं, जिनमें कल्चरल उनकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, ऐसे लोगों का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी रेलवे करती है ना। तो ये कल्चरल एसोसिएशन है जो कल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ावा देती है इसी तरीके से। और वहां भी उनका इसमें जो रेलवे के एम्प्लॉय होते हैं, आइदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कल्चरल एक्टिविटी में जो भी शामिल होते हैं, उनको ऑन ड्यूटी में स्पेयर करके वहां भेजा जाता है इस प्रोग्राम्स के लिए। इसके लिए उनको टीए वगैरह भी मिलता है उसी हिसाब से। जैसे धोनी जी खेलते थे पहले, तो मैंने रेलवे के ही है, तो उसी तरीके से उनको मतलब ऑन ड्यूटी में सब ट्रीट किया गया। जो जहां जाएंगे खेलने वो सब ऑन ड्यूटी में होगा, उसके टीए वगैरह। अच्छा, उसके बाद एजुकेशनल असिस्टेंस भी मिलता है, रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल सब्सिडी, ये हम लोगों ने पहले ही बात कर ली है। इसी तरीके से जहां मेडिकल फैसिलिटीज है, ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हम लोग छूट गया था कि मेडिकल फैसिलिटीज भी रेलवे ने हर जगह, चाहे छोटा लेवल हो चाहे बड़ा लेवल, डिविजनल लेवल पे, जोनल लेवल पे, ये काफी मेडिकल फैसिलिटी डेवलप है। और हर इंप्लॉई और उनके डिपेंडेंट्स के लिए ये फ्री है, बिल्कुल, है ना। इसके अलावा जो हम लोग बात कर रहे थे कि हॉलिडे होम्स है, हर बड़े शहरों में रेलवे के हॉलिडे होम्स हैं, जहां नॉमिनल पेमेंट पर उनके लिए क्वार्टर्स बुक हो जाते हैं। अच्छा, स्काउट्स एंड गाइड्स की भी व्यवस्था है। इसमें स्काउट्स एंड गाइड्स जो लोग होते हैं उनके लिए 15 दिन 30 दिन तक का सब कैंप वगैरह लगता है, वो भी ऑन ड्यूटी में ही हो जाता है। कैंटीन की बात हम लोगों ने कर ली है। हाँ, ये एक जो महिला एम्प्लॉयज हैं, फीमेल एम्प्लॉयज, उनके लिए लगभग हर बड़े शहरों में ये हैंडीक्राफ्ट सेंटर्स वगैरह हैं, जो महिला समिति सर्वो द्वारा, यहाँ जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ वो रन करता है। तो जहां भी ये महिला समिति के द्वारा, जिनकी जिस डिवीजन में भी ये होगा, उसकी जो वहां की डीआरएम की मैडम इसकी बाई पोस्ट, मतलब वो चेयरपर्सन होती हैं। तो यहाँ उनको अलग से हर तरीके का सिलाई बुनाई वगैरह सब सिखाया जाता है, ताकि वो अगर कुछ किसी परिवार की आवश्यकता है तो वो कुछ एक्स्ट्रा भी उससे कुछ इनकम कर सकता है, या अपने ज्ञान के लिए भी वो सीख सकता है। तो ये व्यवस्थाएं हैं। दूसरा, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी है रेलवे में। जो भी उनके एम्प्लॉयज हैं, उनके डिपेंडेंट्स के लिए भी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, जो वीटी कहते हैं हम लोग, उसकी व्यवस्था है। यहाँ भी बीटीसी में एक बराबर हर साल ये वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। इतना ही नहीं, ये केवल स्टाफ के लिए नहीं है, जो आउटसाइडर्स हैं उनके लिए भी वीटी की व्यवस्था रेलवे करता है। और एक्चुअली सिस्टम तो ये भी है कि जो बेसिक नीड्स हैं, जो प्रोफेशनल टैलेंट चाहिए रिगार्डिंग जॉब, जैसे कंप्यूटर वगैरह, टाइपिंग वगैरह, ये सब भी सिखाने की व्यवस्था है रेलवे ने के स्टाफ बेनिफिट फंड के तहत ही वो भी ऑर्गेनाइज होता है। और उसमें भी, अच्छा, ये एसबीएफ जो है वो केवल नॉन गजटेड एम्प्लॉय के लिए है। गजटेड एम्प्लॉयज को ये एसबीएफ का फायदा नहीं मिलता है। तो जितनी हम लोगों ने इसमें बातें की, वो सब जो है वो नॉन गजटेड के लिए, वो किसी लेवल में है। जैसे आप लोग तो 7th 8th लेवल में है। ये जो व्यवस्थाएं हैं, कोई लेवल 9 में भी है हम लोगों में। अच्छा, तो मैक्सिमम लोग लेवल 7 और 8 में है। तो उनके लिए मतलब लेवल 1 से लेके जितने भी हायर लेवल हैं, ये लेकिन ग्रुप सी एम्प्लॉय को ही ये सब व्यवस्थाएं मिलती है ना। तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हो गया। अच्छा, प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज
कोऑपरेटिव सोसाइटीज की भी व्यवस्था रेलवे करता है, पूरा उनका मतलब बिल्डिंग वगैरह सब बना के रेलवे देता है, हर तरीके का खर्च कर इसमें रेलवे करता है। मोबाइल लाइब्रेरीज की भी व्यवस्था है जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनके लिए। हाँ, और मेडिकल फैसिलिटीज इसका काफी अच्छा है, अच्छे डॉक्टर्स इसमें आते हैं, केवल एमबीबीएस ही नहीं, पुराने जो जैसे आजकल ये आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी या होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी, इनका भी अपॉइंटमेंट रेलवे करता है ना। तो इस तरीके से ये जो डिफरेंट वेलफेयर एक्टिविटीज हैं ये काफी प्लान वे में है। इसके अलावा रेलवे जो सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी एम्प्लॉय का ऑन ड्यूटी में डेथ वगैरह हुआ, उसके लिए तो हम लोगों ने देख लिया व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अगर कोई मिसिंग हो जाता है, अगर कोई गुम हो जाता है कहीं, उसका कोई ट्रस्ट नहीं मिलता है, ऐसे एम्प्लॉयज को भी एसबीएफ के तहत अच्छी खासी रकम उनके परिवार को, जिससे उनका परिवार चल सके, इसके लिए उनको ये व्यवस्थाएं दी जाती हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा भी अगर हम लोग बात करें तो अगर किसी एम्प्लॉय का लंबा सिक हो जाता है या वो ड्यूटी से लॉन्ग एब्सेंट हो जा रहे हैं, शारीरिक कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसके चलते वो ड्यूटी नहीं कर पाते हैं और उनकी सभी छुट्टियां इवन लीव नॉट ड्यू भी खत्म हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी परिवार चलाने के लिए उनको एसबीएफ से एक निश्चित राशि हर माह दी जाती है जिसमें उनका परिवार ठीक से रन हो सके। तो इस तरीके से आप, अच्छा इतना ही नहीं है, अगर कोई एम्प्लॉय की कुछ विशेष परेशानी है कि मान लीजिए कुछ नेचुरल कैलामिटी वगैरह आया, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो ऐसे कंडीशन में अलग से रेलवे मिनिस्टर रिलीफ फंड है। ये रेलवे मिनिस्टर रिलीफ फंड के द्वारा भी एम्प्लॉय का बहुत कुछ मतलब उनको उससे हेल्प मिल सकेगा। इस तरीके से आप पूरी घटनाओं को देखेंगे, पूरी व्यवस्थाओं को देखेंगे, तो रेलवे ने जो वेलफेयर के मेजर्स दिए हैं, ये स्टाफ को हर तरीके से मोटिवेट करने की व्यवस्था है कि स्टाफ पूरा जी जान लगा के काम करे, उसके लिए हर तरीके का हर संभव मदद हम देंगे ताकि रेलवे का आउटपुट 100% हो सके। तो ये हम लोग को भी इसके लिए पूरा मन से काम करना चाहिए और इसके साथ ही आज के सेशन को हम लोग यही समाप्त करेंगे।